ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी लोगों का आरंभ द बिगिनिंग में बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एनसीईआरटी क्लास 8 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 इसकी हम लोग चर्चा आज करेंगे अपने सेशन में। और आज हम लोग बेसिकली सोशल रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं और इसमें तीन कैटेगरीज हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से। एक तो महिलाओं से संबंधित सुधार, जाति से संबंधित सुधार और अन्य सुधार। ठीक है भाई, अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी समाज को अगर ये देखना है कि वो समाज कितना विकसित है तो वहां पर महिलाओं की स्थिति देखी जानी चाहिए कि महिलाएं कैसी हैं, महिलाओं की स्थिति कैसी है, बच्चों की स्थिति कैसी है, बुजुर्ग कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है। अच्छा भाई, तो अगर हम लोग बात करें अब आज से लगभग 200 साल पहले की, तो भारत के अंदर में जिस समय अंग्रेजों ने अपने शासन को स्थापित किया तो भारत में महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफी जो है खराब थी। आप बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, ये सब चीजें ऐसी थी जो समाज में महिलाओं की स्थिति को लगातार खराब किए हुए जा रही थी। ये एक दृश्य है सती का। इसमें सती मतलब एक ऐसी स्त्री जो कि बहुत ही सदाचारी हो, वर्चुअस वुमन। जो सती शब्द का जो अर्थ होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग है इसका, वो होता है वर्चुअस वुमन, सदाचारी महिला। ठीक है, आप इसको पॉइंट आउट कर लेंगे, सदाचारी महिला, वर्चुअस वुमन। ठीक है भाई, ये इसका डिक्शनरी मतलब होता है। ये बाल्थाजार साल्वेन का एक जो है पेंट किया हुआ एक पिक्चर है जिसमें कि पति की मृत्यु होने के बाद में उसकी जो पत्नी है वो जो है इस चिता के अंदर में उसको धक्का दिया जा रहा है कि तुम भी इसके अंदर जाओ और जल जाओ करके। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से जल जाती थी और जिन महिलाओं को अपने जीवन से प्रेम होता था कि भाई अब देखो जिंदगी है, चलती रहती है ये, ठीक है, आज देखो आज जिंदगी नहीं चलती क्या, पति की मृत्यु होने के बाद भी जो है क्या जीवन किसी का रुकता है? और नहीं रुकना चाहिए। सबके जीवन की अपनी एक जो है एक वैल्यू है, सबके जीवन का अपना एक महत्व है कि अगर पत्नी नहीं है तो पति के जीवन का महत्व है, पति नहीं है तो पत्नी के जीवन का बराबर महत्व है। तो अभी यहाँ पर उस समय ऐसा सोच नहीं था। ठीक है, तो पत्नी को जल जाना चाहिए पति की मृत्यु के बाद में, और ऐसी महिला को सदाचारी महिला कह के महिमा मंडित करते थे, उसको ग्लोरीफाई करते थे कि ये देखो कितनी अच्छी महिला रही। अच्छा, अभी यहाँ पर है क्या चीज कि आप ये तो महिलाओं की बात हुई। इसके अलावा डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइंस ऑफ कास्ट। जाति के आधार पर भी विभाजन था। ब्राह्मण और क्षत्रियों को अपर कास्ट, उच्च वर्ण कहते थे। ठीक है, जो व्यापार वगैरह करते थे, साहूकार थे, महाजन थे, उनको जो है महाजन कहते थे। इसके अलावा जो लोग दस्तकार थे, ठीक है, जो दस्तकार थे, इसके अलावा जो जुलाहे थे, ठीक है, जो कुम्हार थे, ठीक है, कुम्हार, पॉटर्स, कुम्हार, ठीक है, इनको शूद्र कहते थे। तो ये निम्न वर्ग के माने जाते थे, इनके लिए मंदिर के दरवाजे वगैरह बंद थे। ठीक है, आप इनको अछूत कह करके जो है समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता था। तो ये सारी की सारी समस्याएं थी महिलाओं से संबंधित, जाति से संबंधित। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, अब बदलाव के लिए जो है किस तरीके से काम आरंभ हुआ, जरा उस पर आप निगाह डालो। भारत के अंदर में एक व्यक्ति हुए राजा राम मोहन राय। ये जो है आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय जो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन राय 1772 में इनका जन्म हुआ, 1833 में इनकी मृत्यु हुई। ओके, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करना आरंभ किया। सती प्रथा का इन्होंने विरोध करना आरंभ किया। अच्छा, उस समय जो समाज सुधारक थे उनका एक खास तरीका था इन प्रथाओं का विरोध करने का। ये लोग धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, रिलीजियस बुक्स की स्टडी करते थे, और फिर उन बुक्स के आधार पर ये बताते थे कि देखो इस बुक के अंदर में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, इस प्रथा के समर्थन में कोई बात नहीं लिखी है। सती प्रथा के समर्थन में भारतीय धर्म ग्रंथों में कोई बात नहीं लिखी है, वेदों में कोई बात नहीं लिखी है, उपनिषदों में कोई बात नहीं लिखी है, तो ये फॉलो क्यों हो रही है?
ठीक है। अच्छा, कई लोग होते थे पढ़े लिखे जो इनकी बातों को स्वीकार करते थे, आत्मावलोकन करते थे, इंट्रोस्पेक्शन करते थे। कई लोग ऐसे भी थे जो इनका विरोध करते थे। ठीक है भाई। ओके। राम मोहन राय का ये मानना था कि जो पश्चिम जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भारत में फैलानी चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हम भारतीयों को सीखने चाहिए। ठीक है। और महिलाओं को केवल घरेलू काम और किचन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हम उनको शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं उभर कर हमारे सामने आएंगी। अच्छा भाई, चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज, ये तो बात हुई सती प्रथा की। अब बात करते हैं जनाब विधवाओं की। विधवाओं की स्थिति भी बहुत खराब थी कि आप राम मोहन राय जो है वॉज पार्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज। राम मोहन राय ने विधवाओं के जो है भले के लिए भी काम किया, उनके वेलफेयर के लिए भी काम किया। और इसमें एक और नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक बात मैं आपको बता दूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राम मोहन राय दोनों एक ही समय में है। ठीक है। एंड राम मोहन राय ने संस्कृत, फारसी और अन्य कई भाषाओं का अध्ययन किया था। राम मोहन राय ही वाज लिंग्विस्ट। आप राम मोहन राय जो है इनको आप लिंग्विस्ट कह सकते हो, इनको आप भाषाविद कह सकते हैं, क्योंकि ये कई सारी भाषाओं को जानते थे। जैसे कि विलियम जोन्स में पढ़ा के आ चुका हूं आपको, ही वाज आल्सो लिंग्विस्ट। अच्छा भाई, राम मोहन राय ने जो काम किए थे उनकी वजह से 1829 में सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने जो है बैन करवा दिया। सती प्रथा को विलियम बेंटिक नाम का एक ब्रिटिश गवर्नर था, उसने इसको बैन करवाया। अच्छा भाई, यहां तक तो बात हुई सती प्रथा की। आप इसके बाद में हम लोग जो अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे, हम लोग बात करने जा रहे हैं आप विधवाओं के वेलफेयर की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके पहले आप जरा इस इमेज को देखिए। तो जो व्यक्ति लटके हुए हैं ना, इन्होंने अपने शरीर में खाल, जो उनकी स्किन होती है ना, ठीक है, उस स्किन में एक कुंडा बांधा हुआ है, हुक स्विंगिंग। ठीक है। कुंडा बांधा हुआ है और कुंडा बांध के ये धार्मिक आयोजन होते थे। इसमें लटक 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 गया है बंदा जो है अपनी स्किन में जो है कुंडा फंसा करके। इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज अंडरवेंट अ पिकुलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग। अपने आप को कष्ट दे रहे हैं ये, और वो समझ रहे हैं कि ये कष्ट जो आप अपने आप को हम दे रहे हैं ये एक आराधना है, ईश्वर की पूजा है। विद हुक्स पायर्स्ड थ्रू दियर स्किन, अपने स्किन के अंदर में जो है हुक्स डाल करके वो देखो लटके हुए हैं। इट वॉज वेरी बारबेरिक। अगर ध्यान से देखें, अगर आज के हिसाब से हम तुलना करें तो इट वॉज वेरी बारबेरिक। ओके, चलिए आगे सती प्रथा के बारे में जो है कुछ लोगों ने जो है बताया जो बातें हैं। ठीक है, वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल। ये कैसे जो है लोग सतियों को, जो महिलाएं होती थी जिनके पतियों की मृत्यु हो जाती थी, कैसे उनको जो है पति की चिता के साथ में बांध दिया जाता था। सती प्रथा के जो समर्थक थे, अब वो उनका तर्क क्या है, जो उसके विरोधी है उनका तर्क क्या है। हालांकि ये एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर एक भी नहीं है, बता दूं आपको। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम का एक भी प्रश्न नहीं है, आप देख सकते हैं इसको जो है। आप इसके बाद में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात मैं आपसे कर रहा था, और इनके प्रयासों से 1856 में एक कानून पास किया गया, और इस कानून को पास करवाया था कैनिंग ने। ठीक है, और इस कानून का उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह को आरंभ करवाना। ऐसे ही बॉम्बे के क्षेत्र में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और दयानंद जी ने जो है इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु जो स्पीकिंग एरियाज थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, यहाँ वीरेश लिंगम पुंतलू ने एक एसोसिएशन बनाया विडो रिमैरिज के लिए। ठीक है, बाकी मैंने बॉम्बे वाला केस आपको बता ही दिया है। वीरेश लिंगम पुंतलू का विडो रिमैरिज एसोसिएशन जरूर आप लोग देख लीजिएगा। इट कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है आपको यहाँ पे कि वीरेश लिंगम पुंतलू जो है उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है। तो विमेन रिफॉर्म, महिलाओं के लिए सुधार, या विडो रिमैरिज को प्रमोट करने के लिए काम उन्होंने किया था। ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मैंने अभी आप लोगों से बात करी थी। विद्यासागर जी ने एक काम और किया, इन्होंने कलकत्ता के अंदर में, इसके अलावा और भी कई सारे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बॉम्बे के अंदर में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और मजे की बात यह थी, यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह था कि जो
लोग थे, उनको लगता था कि अगर ये लड़कियों के लिए स्कूल्स खोल रहे हैं तो हमारे घर से हमारी बच्चियों को उठा के ले जाएंगे, या अगर लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी वो। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के लोगों के मन में जो भय बैठे हुए थे, खैर वो भय वो डर धीरे धीरे निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी महिलाएं आई जिन्होंने इन विद्यालयों में आकर के पढ़ाई करनी शुरू की। ऐसी ही एक ये दृश्य है, एक स्कूल का जो है, स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875, हिंदू महिला विद्यालय 1875 का ये एक दृश्य है, ठीक है भाई। एंड इट वाज वेरी अनयूजुअल, ठीक है, उस समय के दौरान। और इस विद्यालय में लड़कियों को वही शिक्षा दी जाती थी जो लड़कों को जो शिक्षा दी जाती थी, ठीक है भाई। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज के अंदर में जो संभ्रांत जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम्स थे, ठीक है, कुलीन मुस्लिम्स थे, तो वहां पर जो है वो अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो है घर पर ही शिक्षकों का बंदोबस्त करते थे। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी काफी काम किया है, खासतौर भोपाल की जो बेगमें थी उन्होंने काफी काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। रुखैया सखावत हुसैन का नाम इसमें बड़ा पॉपुलर है, मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले मुमताज अली की जरा बात कर लेते हैं। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू। मुमताज अली ने जो है कुरान की आयतों का हवाला देकर के ये बताया कि महिलाओं की शिक्षा के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मुमताज अली का नाम जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एक मुस्लिम महिला थी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है आवाज उठाई। विमेन राइट अबाउट द विमेन, महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया। अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, बेगम्स ऑफ भोपाल played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh, as I was telling you। और इसमें एक बहुत बड़ा नाम है बेगम रुकैया सखावत हुसैन का, जिन्होंने कलकत्ता के अंदर में, पटना के अंदर में, अलीगढ़ के अंदर में जो है महिलाओं के लिए कई सारे स्कूल खोले, ठीक है भाई। ओके, इसके अलावा जो है कुछ एक पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे कि एक पुस्तक लिखी गई ताराबाई शिंदे के द्वारा, और इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखना, स्त्री पुरुष तुलना। और इसी पुस्तक का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ताराबाई शिंदे ने लिखा है कुछ बातें, ठीक है। ओके, तो इन हिज बुक स्त्री पुरुष तुलना, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, हु रोट द बुक स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। आंसर विल बी ताराबाई शिंदे। पंडिता रमाबाई का ये दृश्य चित्र है, पंडिता रमाबाई का। शी वाज अ संस्कृत स्कॉलर, इन्होंने महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो है आवाज उठाई, सपोर्ट किया महिलाओं के वेलफेयर को। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जितनी घटनाएं घट रही है ना, वो शहरों में घट रही हैं, अभी गांवों तक इनका प्रभाव नहीं है। विधवा पुनर्विवाह की हम लोग अगर बात करें तो हो रहे थे, लेकिन बहुत कम संख्या में हो रहे थे। और जो महिलाएं पुनर्विवाह कर ले रही थी उनको समाज में कई तरीके से मेंटली हैरेस भी किया जा रहा था। तो एक बात ध्यान रखना, जो शुरुआती महिलाएं हैं ना, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, छोटी छोटी बातों के लिए जो आज के जमाने में बहुत छोटी सी दिखती है। चीजें पॉजिटिवली बढ़ती रही। 20th सेंचुरी के अंदर में जब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की एंट्री हुई तो इन्होंने भी महिला सुधारों को, महिलाओं के एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया। हालांकि इन नेताओं ने एक बात ये जरूर कही कि देखिए, अभी हम अंग्रेजों से आजादी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम इस बात की उम्मीद करेंगे कि जो महिलाएं हैं हमारे देश की, वो अभी अपना सारा एनर्जी, सारा फोकस अंग्रेजों से लड़ने में लगाएं, और जब देश आजाद हो जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं को बराबर के वोटिंग अधिकार मिलेंगे, बराबर के अधिकार मिलेंगे, पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें यहाँ पर बोली गई, मतलब कि थोड़ा सा वेरिएशन है कहानी में कि 20वीं शताब्दी के अंदर में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने महिलाओं के सुधारों का समर्थन तो किया, लेकिन ये बात साथ में जोड़ी कि अभी हमें पहले अंग्रेजों से आजादी लेनी है, और एक बार अगर हम अंग्रेजों से आजाद हो गए तो फिर हम महिला रिफॉर्म्स के लिए और बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। और ये बात एक हद तक ठीक थी, एक हद तक ठीक थी, क्योंकि जो अलग अलग सुधारक थे उनके अलग अलग ओपिनियन थे। जी हाँ,
कई सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिनका एक ओपिनियन डिफरेंट है। उनका एक कहना था कि देखिए, अंग्रेजों से तो आजादी हमको मिल जाएगी, लेकिन महिला सुधार या जातियों का अंत ये बहुत आवश्यक चीज है, और जब तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा, जातियों का अंत नहीं होगा, तब तक देश आजाद भले हो जाएगा, लेकिन देश की एक जनता को जो है आजादी का अनुभव नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, तो अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग आइडियाज भी होते हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप ये 1929 में जो है एक चाइल्ड मैरिज, ये एक्चुअली इसका एक नाम है शारदा एक्ट। ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूँ शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, हरविलास शारदा जी थे राजस्थान के, वो इस एक्ट को लेकर के आए थे, और इसमें जो है एक जो मिनिमम एज है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड विमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी। ठीक है, सॉरी, एक्ट, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमन बिलो द एज ऑफ 16। यहाँ नो वर्ड ध्यान रखना जरा, कि लड़के की उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए और लड़की की उम्र 16 से ऊपर होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 18 साल और 16 साल, मेल के लिए 18 इयर्स और फीमेल के लिए 16 इयर्स एज होनी ही चाहिए, तभी शादी हो पाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर वर्तमान समय की बात करें तो फिर ये लिमिट्स जो है आगे बढ़ा दी गई, और 21 साल पुरुष के लिए और 18 साल महिला के लिए। हालांकि अभी बात चल रही है, इन दोनों को बराबर किया जाना चाहिए, इन दोनों में अंतर क्यों है, ठीक है, इनको बराबर कर दिया जाना चाहिए। तो वो अब रिफॉर्म्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो तो भविष्य की बात है, देखेंगे उनको। ठीक है, लेकिन शारदा एक्ट के माध्यम से ये लिमिट्स तय की गई, 18 साल और 16 साल। ठीक है, अच्छा, यहां तक तो बात की हम लोगों ने महिलाओं से जुड़े हुए रिफॉर्म्स की। अब जरा हम लोग बात करते हैं कास्ट रिफॉर्म्स की, जातियों से जुड़े हुए जो रिफॉर्म्स है, अब जरा उनकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट अ व्हाइल, जरा 2 मिनट रुकिएगा भाई। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में बताया था, है ना। राममोहन राय translated an old Buddhist text that was critical of the caste। इन्होंने एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, और उसके माध्यम से राममोहन राय ने बताया कि कैसे जाति प्रथा जो है वो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। इन्हीं सबके बीच महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे, इन लोगों ने प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। ठीक है भाई, अच्छा, ये भक्ति में यकीन करते थे, और इनका कहना था कि सभी लोग जो है बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट इन बॉम्बे। परमहंस मंडली की स्थापना हुई 1840 में जाति प्रथा का करने के लिए। अच्छा भाई, many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste। ये एक्चुअली प्रयास कैसे थे कि उच्च वर्ग के कुछ अच्छे लोग जातियों को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जाति प्रथा को उच्च वर्ग के लोग खुद प्रयास कर रहे थे, जाति प्रथा खत्म हो। और ये अपने गुप्त बैठकों में जब मिलते थे तो ये वहां पर जो है जो फूड है, टच है, दैट मीन्स कि जो अछूत है, जो अनटचेबल्स, उस समय के जो हिसाब से अनटचेबल्स हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो कोई अनटचेबल नहीं। तो उस समय के दौरान जो अछूत लोग हैं वो सब साथ बैठते थे, उच्च वर्ग के लोग साथ बैठते थे, और ये एक साथ खाना खाते थे। और ये ऐसा क्यों करते थे? ये अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए ऐसा करते थे, कि क्योंकि हर इंसान के अंदर में कुछ उसके अपने प्रेजुडाइसेस भी तो होते हैं, तो जो उसके अपने प्रेजुडाइस हैं उनको ब्रेक करने के लिए वो ऐसा प्रैक्टिस करते थे कि जब हम खुद अच्छे बनेंगे तभी तो हम उन लोगों के लिए जो है लड़ पाएंगे, उनके सपोर्ट के लिए लड़ पाएंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी जो है काफी काम किया कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए। ठीक है भाई,
ओके, इसके अलावा कुछ बातें मैं आपको और बताऊं कि भारत के अंदर में जो निम्न वर्ग के लोग थे, इनमें से कई लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया इसी समय, क्योंकि अंग्रेजों को मॉरिशस के अंदर में, कैरेबियंस के अंदर में मजदूरों की जरूरत थी। और ऐसे में जो हमारे निम्न वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, वो अंग्रेजों के इन जहाजों में बैठ करके मॉरिशस, ट्रिनिडाद, ठीक है, कैरेबियन का एरिया है, ठीक है, इंडोनेशिया, इन सब क्षेत्रों में चले गए मजदूरी करने के लिए कि कम से कम भारत के अंदर में ये जो हम एक जीवन जी रहे हैं, बहुत ही मजबूर सा एक जीवन जी रहे हैं, इससे कुछ शायद बेहतर हो जाए। लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकाई हमारे इन लोगों ने, बहुतों की तो रास्ते में मृत्यु भी हो गई। ये एक जहाज का दृश्य है, ये शिप है, कुली शिप, 19th सेंचुरी, इसका नाम था जॉन एलन। इस जहाज का नाम था जॉन एलन, ये जहाज का नाम था, ठीक है। और ये मॉरिशस, भारत से जो है मॉरिशस जहाज लेकर के, और सॉरी, कुलियों को लेकर के जो है जाता था। और ऐसे मजदूरों को जो बाहर जाकर के जो है काम करते थे, इन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। गिरमिटिया, गिरमिटिया मजदूर कहते थे इनमें से बहुतों, गिरमिटिया मजदूर कहते थे इनको, ठीक है भाई। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ये मादिगा, ये एक दृश्य है मादिगा जाति के लोगों का। मादिगा जाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? मादिगा जाति के लोग आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रहते हैं, और ये एक बहुत बेहतरीन जो है कॉबलर होते हैं, बहुत अच्छे जो है जूते बनाने का जो है इनका हुनर बहुत शानदार है, ठीक है भाई। ओके, तो ध्यान रखना, मादिगा जाति के लोग कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रहते हैं, और जूते बनाने का इनका हुनर बहुत शानदार है, ठीक है भाई। ओके, इसी समय जो है महार, महार रेजिमेंट के, महार जाति के लोग जो कि अनटचेबल्स माने जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर में, लेकिन इनकी ब्रेवरी की वजह से जो है इनको अंग्रेज रेजिमेंट के अंदर में जगह मिली, बाकायदा महार रेजिमेंट के नाम से। और भीमराव अंबेडकर जी के पिता जो है वो ऐसे ही एक आर्मी स्कूल के अंदर में अध्यापक थे। भीमराव अंबेडकर जी के पिता ऐसे ही एक आर्मी स्कूल में अध्यापक थे। एक्चुअली अब अंग्रेजों के हिसाब से तो भारत के अंदर में भाई अंग्रेज तो किसी कास्ट सिस्टम को मानते नहीं थे, तो उनके लिए तो जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो उनके लिए तो, अंग्रेजों के लिए तो मदिगास भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो महार भी इंपॉर्टेंट है। अरे बस, उन्होंने महारों को अपने आर्मी में जगह दी, और मदिगास को उन्होंने जो है एक्सपर्ट के रूप में रखा अपने सैनिकों के लिए शूज वगैरह तैयार करने के लिए, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे कि ये एक दृश्य है दुबलाज, दुबला मतलब ये लोग जो है जनजातीय लोग हैं, और गुजरात के हैं जो है ये, और ये जंगलों से जो है फ्रूट्स वगैरह, ये मैंगोज वगैरह लेकर के मार्केट तक जाने का दृश्य है। तो दुबला जनजाति के लोग किधर? गुजरात के अंदर में, ठीक है भाई। ओके, डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब निश्चित रूप से समानता की बात तो उठनी थी, न्याय की बात तो उठनी थी। तो सतनामी आंदोलन का आरंभ हुआ मध्य भारत के अंदर में, गुरु घासीदास ने इसको जो है स्टार्ट किया था। जो लेदर वर्कर्स थे उनके सपोर्ट के लिए उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है भाई। और एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। पूर्वी बंगाल के अंदर में हरिदास ठाकुर ने जो है हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट, मतुआ समुदाय की स्थापना की, मतुआ संप्रदाय की स्थापना की, मतुआ सेक्ट, मतुआ संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। और ये जो चांडाल कल्टीवेटर्स थे उनके वेलफेयर के लिए काम किया। चांडाल्स कौन होते थे? जो शमशान के अंदर में जो है डेड बॉडीज को जलाने वगैरह का जो काम करते थे, वो समुदाय चांडाल समुदाय कहलाता था। तो उनके भले के लिए, क्योंकि अब देखो, अब जब व्यक्ति शमशान जाता है तो वो चांडाल को कि भाई ये बड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, और जब वो व्यक्ति समाज में आता है चांडाल शमशान से बाहर निकल करके, तो उसको अछूत, उसको अनटचेबल मानते हैं। तो मतलब कितना हाइपोक्रेसी हो गया ये। Haridas questioned the Brahminical text that supported the caste system in what is present day. ये मैंने बताया आपको कि हरिदास साहब ने विरोध किया ब्राह्मण ग्रंथों का, जो जाति प्रथा का विरोध करते थे, और खास तौर पे टारगेट पर रहेगी मनुस्मृति यहाँ पर।
अभी आगे आप लोग देखिएगा, रामास्वामी नायकर जी का नाम भी इसमें आएगा। एक एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकलता है जो है श्री नारायण गुरु से, केरल के रहने वाले थे और इनका ये एजवा जाति से जो है संबंधित थे श्री नारायण गुरु साहब। और इन्होंने जो है ये बोला ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यान, इट मींस कि वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। एग्जाम में बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा गया है, हु सेड ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। देन श्री नारायण गुरु साहब ने इस बात को जो है बोला। अच्छा भाई, तो ये जितने भी संप्रदाय हैं इन सबकी जो स्थापना है, ठीक है, जो कि गैर ब्राह्मण समुदायों से जो है आते थे और वो अपनी जाति और संप्रदाय के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते थे, लोगों के आत्मसम्मान को जगाना चाहते थे। इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है ज्योतिबा राव फुले का, ज्योतिराव फुले का। गुलामगिरी इनकी पुस्तक है और इन्होंने जो है सत्य शोधक समाज, ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज, महाराष्ट्र के अंदर में स्थापना की थी इन्होंने। और इन्होंने जो है अकॉर्डिंग टू द फुले द अपर कास्ट हेड, इन्होंने एक्चुअली भारत में एक बहस छेड़ी, खासतौर पर रामास्वामी नायकर ने और ज्योतिराव फुले ने। और ये बहस को हम लोग कहते हैं आर्य वर्सेस द्रविडियंस। एक ऐसी बहस जो कि दिल्ली के गलियारों तक आती है, जेएनयू के रास्ते, और कई लोग इसका बड़ा जबरदस्त विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको ये बहस पढ़नी चाहिए, तो हो कि हमारे समाज में क्या क्या हुआ है। ज्योतिबा राव फुले और रामास्वामी नायकर, उनका कहना था कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो द्रविडियन समुदाय के लोग हैं और जो आर्य हैं वो बाहरी हैं। और अभी तक तो यही माना भी जा रहा है। मैंने खुद आपको पढ़ाया होगा इस बात को कि कैसे आर्यों की एंट्री मध्य एशिया से हुई, मैक्स मुलर की थ्योरी के अनुसार और जो आधुनिक रिसर्च है उसके अनुसार। हालांकि मैंने ये भी बताया था कि इतिहासकार इस पर बटे हुए हैं। ये बताया था मैंने कि एक कुछ समुदाय मानते हैं कि आर्य भारत के हैं, कुछ कहते हैं कि भारत के अंदर। ठीक है, तो ज्योतिबा राव फुले और ईवी रामास्वामी नायकर तमिलनाडु, ये दो ऐसे थिंकर हैं जिनका यह मानना था कि आर्य बाहर। और ध्यान रखना इस बात को, अगर हिस्ट्री स्पेशल की आप क्लासेस करेंगे तो वहां मैंने बाकायदा इस डिबेट को समझाया है कि कैसे कैसे हिस्टोरियंस इंडिया के सपोर्ट में खड़े होते हैं और कैसे कैसे बाहर के सपोर्ट में खड़े। तो इन दोनों लोगों ने यह माना कि आर्यंस बाहरी है और अपनी विचारधारा को उसी हिसाब से आगे बढ़ाया। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये एक डिबेट है, ये एक बहस, ठीक है भाई। ओके, इसमें कोई फाइनल ट्रुथ नहीं है, कोई किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचा है, ये बहस है, डिबेट है। ओके, तो अब फुले साहब का यह कहना था कि चूंकि भारत के मूल निवासी द्रविडियंस हैं, तो भारत के अंदर में जितने भी संसाधन हैं उस पर अधिकार सबसे पहला इन्हीं का है। और इनका यह कहना था कि आर्य बाहर से आए, द्रविडियंस पर कब्जा किया, ठीक है, और फिर भेदभाव पैदा किया कि जो शासक वर्ग है वो उच्च वर्ग हो गया और जिस पर शासन किया जा रहा है वो निम्न वर्ग हो गया। ठीक है भाई, फुले साहब ने एक पुस्तक लिखी थी और इसका नाम था गुलामगिरी, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है ये। और इस बुक को इन्होंने सपोर्ट डेडिकेट किया था अमेरिका के अंदर में उन लोगों को जो अमेरिका में गुलामी, जो दास प्रथा थी अमेरिका के अंदर में, उसके खिलाफ में लड़े, सॉरी दास प्रथा के, ठीक है, दास प्रथा के खिलाफ में जो लड़े। एक्चुअली 1873 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी और अमेरिका का सिविल वॉर, ठीक है, some 10 years before this the American Civil War had been fought। अब्राहम लिंकन जिस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था कि गुलामी जो
काले लोगों के साथ जो भेदभाव होता था उसे खत्म करने के लिए अमेरिका के अंदर में। तो इट कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन इन द एग्जाम कि गुलामगिरी पुस्तक जिसे ज्योतिबा राव फुले ने लिखा, ये किस किस देश के लोगों को डेडिकेटेड है, समर्पित है? Then answer will be Americans. अमेरिका के लोगों को समर्पित है जो वहां पे गुलामी के खिलाफ लड़े। Fulle dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves. ओके अच्छा भाई, जरा ध्यान रखना इसको। इसके अलावा अंबेडकर जी का और ईवी रामास्वामी नायकर का नाम लिए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी। अंबेडकर जी 1919 में भारत लौट करके आए अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके, और 1927 में he started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. And Brahmin priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. Obviously विरोध तो होना ही था। समाज जब परिवर्तन की तरफ जाएगा तो एक वर्ग जो परिवर्तन चाह रहा है और जो वर्ग परिवर्तन नहीं चाह रहा है उनके बीच एक प्रॉब्लम तो आएगी। अंबेडकर साहब ने 1927 से लेकर 1935 के बीच में ऐसे 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स चलाए, ठीक है, जाति पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए। और इसके बाद में एक अगला नाम है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो इसमें क्या है, इसमें एक बड़ा नाम आते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन के अंदर में ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहते थे। पेरियार का मतलब होता है ग्रेट सोल। क्या मतलब होता है इसका? ग्रेट सोल। मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तमिलनाडु से नायकर साहब। अच्छा भाई, संस्कृत वगैरह का खूब अध्ययन किया था इन्होंने। कांग्रेस के जो है अंदर में शामिल हुए देश की आजादी के संघर्ष में। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के अंदर में जो है एक, यहाँ पर आप देखें जरा, इस लाइन को पूरा पढ़ें जरा आप लोग। He became a member of the Congress only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalists, sitting arrangements followed caste distinctions. That is, the lower caste were made to sit at a distance from the upper caste. बस यही टर्निंग पॉइंट था। क्या हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रवादियों ने एक भोज का आयोजन किया, और उसमें कांग्रेस के भोज में आप देखिए कि जो उच्च वर्ग के नेता है वो अलग बैठेंगे, निम्न वर्ग के नेता अलग बैठेंगे। और रामास्वामी नायकर ने बस यहीं से कांग्रेस छोड़ दी कि ये तो गलत है, और उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की तमिलनाडु के अंदर में 1925 में। और रामास्वामी नायकर ये बहुत क्रिटिकल थे। पेरियार वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। पेरियार साहब कहते थे कि मनुस्मृति, भगवत गीता, रामायण, ये सिर्फ और सिर्फ जो भारत के मूल निवासी हैं उनको गुलाम बनाने के तरीके हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया गया है। इसने कहा, नायकर साहब ने, पेरियार साहब ने कहा। एंड दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। बहुत जाहिर सी बात है कि जब ये वर्ग, एक वर्ग जो है जो स्थापित सामाजिक परंपराएं हैं उनको तोड़ने के लिए प्रयास करेगा, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो स्थापित सामाजिक परंपराएं हैं जो उनको चला रहे हैं वो इनको जो है काउंटर करेंगे। और ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में हुआ क्या कि सनातन धर्म सभा की स्थापना हुई, भारत धर्म महामंडली की स्थापना हुई उत्तर भारत में, ब्रह्म सभा की स्थापना हुई बंगाल के अंदर में। और इनका काम क्या था? इनका काम था कि जो सोशल रिफॉर्म की जो एक बयार बह रही थी उसको काउंटर करना। रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा राव फुले ने जो बातें कही उन बातों को काउंटर करना। रामास्वामी नायकर ने यहां तक कहा कि भारत के अंदर में ये जो उच्च वर्ग के कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि भारत में जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ बरगला रहे हैं निम्न वर्ग के लोगों को।
ताकि आजादी की इस लड़ाई में अंग्रेजों को भारत से हटाने में निम्न वर्ग का साथ लिया जा सके। और एक बार जब आजादी मिल जाएगी तो उसके बाद में फिर क्या होगा, स्थितियां जैसी की तैसी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि एक तरफ ये वर्ग जो है कास्ट रिफॉर्म की जो बात कर रहा है वर्ग, उसके अपने तर्क आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जो राष्ट्रवादी लोग हैं, इसके अलावा जो स्थापित जो परंपराओं के समर्थक लोग हैं, वो इसको काउंटर भी कर रहे थे। तो संस्थाओं के नाम मैंने आपको बताया, सनातन धर्म सभा है, भारत धर्म महामंडली है, ब्रह्म सभा है। अब देखो यहाँ से हमारे समझने की चीज क्या है कि जो मैंने अभी कहा था वो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इस समाज में जब कुछ परिवर्तन होने होते हैं तो निश्चित रूप से एक वर्ग परिवर्तनों के समर्थन में होता है और एक उसके विरोध में खड़ा होता है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये यार कुछ पर्सनालिटीज हैं, आप लोग अपने आप देख लेंगे, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। ब्रह्म समाज, हालांकि देखो अब ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में आपको हर जगह मिलेगी। एनसीईआरटी में 1830 लिखा है, तो तुम लोग सीटेट के एग्जाम में जो लोग सीटेट देने जा रहे हैं वो तो 1830 ही लेकर के चलेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो दूसरे एग्जाम्स देते हैं, एसएससी सीजीएल दे रहे हैं और दूसरे सीटेट को और टीचिंग के एग्जाम छोड़ के आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या मानोगे, 1828 मानोगे। ठीक है, अब ये गलत है, इसमें क्या करेंगे इसका। अच्छा, डेरोजियो के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, विवेकानंद जी के बारे में यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना इसको। शिकागो की इनकी कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लीजिएगा। प्रार्थना समाज के बारे में मैं बता के ऊपर आया ही हूँ। वेद समाज की स्थापना तमिलनाडु में हुई थी 1864 के अंदर में। इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन और के एस नायडू। इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी 1860। क्या भाई, ओके। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन है, इसको देख लेंगे, सैयद अहमद खान साहब ने इसको एस्टेब्लिश किया था। सिंध सभा का आंदोलन है सिख धर्म के अंदर में रिफॉर्म्स के लिए। खालसा कॉलेज ये अमृतसर का है, 1892 में इसकी स्थापना हुई थी खालसा कॉलेज की, सिंध सभा के लोगों ने इसको फाउंड किया था। ठीक है भाई। अमृतसर में सिंध सभा की स्थापना हुई 1873 में, लाहौर में 1879 में। ठीक है, सिख धर्म में जो अंधविश्वास थे उनको दूर करने के सिंध सभा। ये दुनिया भर के अंदर गुलामों के बारे में है। ठीक है, और किस तरीके से अमेरिका के अंदर में जो है गुलामी को खत्म करने के लिए एक आवाज उठी अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बारे में चर्चा की गई। हालांकि एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर एक ही है कि अमेरिका, एक तो ये क्वेश्चन है गुलामगिरी वाला, गुलामगिरी पुस्तक अमेरिका के अंदर के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने गुलामों के समर्थन में आवाजें उठाई कि गुलामी खत्म होनी चाहिए, गुलामों को आजादी मिलनी चाहिए। और अमेरिका के बेहतरीन प्रेसिडेंट कौन, अब्राहम लिंकन। गेटिसबर्ग एक जगह है, गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने जो अपना भाषण दिया था, इसी के बाद अमेरिका में गृह युद्ध का आरंभ हो गया इसी के। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी राज्य आपस में लड़ गए। उत्तरी राज्य समर्थन में थे कि भाई ये जो कास्ट प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए। सदर्न स्टेट जो थे वो कह रहे थे कि नहीं खत्म होनी चाहिए, चलते रहनी चाहिए। ठीक है भाई, ओके। तो ये कुछ कहानियां हैं यहाँ पर। चलिए भाई, इट इज ऑल अबाउट विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। बढ़िया से रीड करो इसको, मैंने आपके लिए एक बेस बना दिया है यहाँ से। ओके, थैंक यू।